Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is apoptosis part 3 और आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे एपोप्टोसिस में वो पढ़ेंगे द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो आज हम इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज़, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी। तो कैस्पेसिस का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था पार्ट 2 में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैस्पेसिस जो है वो एपोप्टोसिस में भी मदद करते हैं। कुछ हमने इनिशिएटर कैस्पेसिस की कैटेगरी बनाई हुई थी। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ये इनिशिएटर कैस्पेसिस थे, ये एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस थे। इनिशिएटर कैस्पेसिस का मतलब ये सेल्फ एक्टिवेटिंग थे। ठीक है, सेल्फ एक्टिवेटिंग थे। और जो एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस थे ये क्या थे, इनको एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, इनिशिएटर कैस्पेसिस की। यानी इनिशिएटर कैस्पेसिस इनको एक्टिवेट करेंगे तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं। दैट्स वाई इनको हम एग्जीक्यूटर या इफेक्टर कैस्पेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि आज की इस टॉपिक में जो इंट्रिंसिक पाथवे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैस्पेसिस वगैरह सारा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं सब कुछ याद दिला देती हूँ आपको। नेक्स्ट हम लोगों ने रेगुलेशन पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस इन मैमल्स में देखा था। तो मैमल्स में मैंने आपको बताया था कि BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेट करता है, और कौन इसे रेगुलेट करता है, आपका P53 नाम का प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। ये BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है। BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था ये प्रो अपोप्टोटिक भी हो सकते हैं और एंटी अपोप्टोटिक भी हो सकते हैं। टोटल 25 जीन्स इसमें प्रेजेंट होता है BCL2 फैमिली के मेम्बर्स में। ठीक है, जिसमें से हमने कैटेगराइज किया था, क्लासीफाई किया था एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन एंड BH ओनली। ठीक है, जहाँ पे एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ओनली था जो कि इनिबिट करता है अपोप्टोसिस। बाकी अगर आप देखोगे प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन ये भी प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को, और BH ओनली भी क्या करता है, अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें जो है वो समझ में आ चुकी होगी अभी तक, और आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा कि कौन कौन से प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, कौन कौन से एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं ये स्लाइड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए BH ओनली क्या होते हैं, या प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या होते हैं, या एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये आप लोग ईजिली कर पाओ। ठीक है, क्योंकि CSIR में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है लोडिश में, लोडिश और कई मैंने रिसर्च पेपर वगैरह देखे तो उसमें से मैंने ये लिया हुआ है। साथ ही कई सारी बुक्स और रिसर्च पेपर में सिर्फ आपको एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक का क्लासिफिकेशन दिया है, यानी जो BH ओनली वाले जो जीन्स है इन सबको प्रो अपोप्टोटिक के अंडर डाला हुआ है, जो कि अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अलग से जो है वो नहीं दिया गया है, बट फिर भी आपको क्लासिफिकेशन ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि लोडिश में दिया है और लोडिश से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इजी करने के लिए कि कौन एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, कौन प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, मैंने आपको इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया है ताकि इंट्रिंसिक पाथवे में जो भी प्रोटीन आए तो आप समझ जाओ कि ये एंटी अपोप्टोटिक होगा या प्रो अपोप्टोटिक होगा। ठीक है, मेनली तो यही है ना कि कौन एपोप्टोसिस को इनिबिट कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का मतलब जो कि एपोप्टोसिस को इनिबिट कर रहा है, यानी एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे प्रोटीन्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे BCL2 हो गया, BCLX हो गया, BCLXL हो गया, BCLXS हो गया, BCLW हो गया। ठीक है, बैग हो गया। तो ये सारे क्या है, एपोप्टोसिस को इनिबिट करते हैं, यानी ये क्या करेंगे, नो एपोप्टोसिस, नो एपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस नहीं होगा तो नो सेल डेथ, सेल डेथ भी नहीं होगी। तो ये सारे प्रोटीन क्या करते हैं, सेल डेथ से बचाते हैं सेल को, नॉर्मल सेल्स को सेल डेथ से बचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो अपोप्टोटिक का मतलब जो प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस, जो बोलते हैं कि अरे अपोप्टोसिस करो, अपोप्टोसिस की ज़रूरत है, तो ये अपोप्टोसिस कराते हैं। जैसे बैक्स हो गया, बॉग, बिट, बिम, प्यूमा, नॉक्सा, बिक, BMF, HRK, ये सारे क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है,
तो ये क्या कराएंगे, प्रमोट एपोप्टोसिस। और जब प्रमोट करेंगे एपोप्टोसिस को तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी, और वो चीज़ ये है कि अगर कैंसर बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इसे कैंसर बायोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे, ये तो आपका सेल डेथ हो गया, यहाँ पे नो सेल डेथ। अब ये आप कैंसर बायोलॉजी से कैसे रिलेट करोगे, क्योंकि देखो कैंसर में आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैंसर बायोलॉजी से रिलेट करके पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं हर तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लें। अब ये एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है, तो ये कैंसर का दोस्त होगा या दुश्मन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कैंसर का क्या होगा, दोस्त होगा। ठीक है, कैंसर फ्रेंड होगा। और ये कौन होगा, ये कैंसर का दोस्त होगा, दुश्मन होगा, ये कैंसर का एनिमी होगा, क्योंकि ये सेल डेथ करा रहा है। कैंसर चाहता है उसका सेल डेथ हो, कभी नहीं चाहता है, तो ये क्या हो गया, एनिमी हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो ये सारे जीन्स BCL2, BCLXL, इन सब की वजह से जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है। अगर ये ओवर एक्सप्रेस हो गए तो इन सारे जीन्स की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। और ये सारे जीन्स जो कि प्रमोट कर रहे हैं एपोप्टोसिस, अगर इनकी कमी हो जाए या इनमें म्यूटेशन हो जाए तो इनकी कमी से जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोजीन्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो कैंसर फ्रेंड, कैंसर एनिमी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम पाथवे को पढ़ लेते हैं, पाथवे को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको 3 तरीके के पाथवे बताए, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, और एक परफोरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे होता है। ठीक है, ये परफोरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, तो अगर कोई आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहा है तो वहाँ पर ये जो क्लियर जो है पाथवे होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दोनों पाथवे मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ा रही हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इंट्रिंसिक का मतलब अंदर से आ रही है, यानी सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, हो सकता है सेल का DNA डैमेज हो गया हो, या हो सकता है सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सेल के अंदर, तो वो स्टार्ट कर देगा कौन सी, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ डेथ, यानी डेथ की इंट्रिंसिक पाथवे, या उसकी एज हो गई हो, अब उसको मरना है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब जो बाहर से बताया जाए, यानी सेल तो ठीक ठाक था, अपना मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन बाहर से किसी ने बोला कि नहीं तुम्हें सेल डेथ करनी है, एपोप्टोसिस करवाना है, ऐसे में हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे। यानी बाहर से कोई बोल रहा है कि तुम एपोप्टोसिस करवाओ, जैसे यहाँ पर लिगेंड और डेथ रिसेप्टर बाइंड होते हैं। ठीक है, और उसकी बाइंडिंग की वजह से जो है एपोप्टोसिस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे फाइनली जो है वो सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पाथवे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर से जो पाथवे चलता है, यानी चाहे सेल में DNA डैमेज हो या किसी भी तरीके का डैमेज, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम सेल में हो, तो सेल के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि वो अपना एपोप्टोसिस करवा सकते हैं। ठीक है, so the main proteins that regulate the activation of caspases are the member of BCL2 family of intracellular protein। ठीक है, तो गाइस कैस्पेसिस, जैसे कैस्पेसिस आपको पता है, कैस्पेसिस मैंने आपको पढ़ा है कि कैस्पेसिस क्या करते हैं, एपोप्टोसिस करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इंट्रिंसिक पाथवे जब एपोप्टोसिस का चल पड़ेगा तो कैस्पेसिस को एक्टिवेट होना पड़ेगा, तभी सेल डेथ होगा। तो कैस्पेसिस को कौन एक्टिवेट करवाएगा, तो BCL2 फैमिली के मेंबर्स, जिनके अंदर की दोनों प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सम मेंबर्स ऑफ दिस प्रोटीन फैमिली प्रमोट कैस्पेसिस एक्टिवेशन और सेल डेथ। कुछ मेंबर इनके क्या करते हैं, कैस्पेस के एक्टिवेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हो गए, और सेल डेथ करवाते हैं। लेकिन कुछ इनहिबिट भी करते हैं, जैसे एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन हो गया। ठीक है, that two of the most important death inducing family members are protein called backbacks। ठीक है, backbacks बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम चल के देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेथ को इंड्यूस करने वाले मेंबर हैं। ठीक है, यानी ये प्रो अपोप्टोटिक है, हमने पढ़ा था backbacks। These proteins which are activated in response to DNA damage, ये कैसे कब एक्टिवेट होते हैं, जब सेल के अंदर DNA डैमेज हो या कोई और तरीके की गड़बड़ी हो, तो ये प्रमोट करता है सेल डेथ बाय इंड्यूसिंग द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साइटोक्रोम C फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोसोल। ये क्या करता है,
जैसे ही सेल के अंदर डीएनए डैमेज या कुछ भी तरीके की दिक्कत हो गई तो ये क्या करता है, डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है आपका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये साइटोक्रोम सी को क्या कर देता है, वहाँ से बाहर निकाल के साइटोसोल में लगा देता है। अब जैसे ही साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आता है तो सीधे सीधे जो है वो कैस्पेज के एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका सेल जो है वो अपोप्टोसिस में चले जाता है। अदर मेंबर ऑफ BCL2 फैमिली इंक्लूडिंग BCL2 itself inhibit apoptosis by preventing the backbacks from releasing the cytochrome C। और जैसे BCL2 फैमिली के कुछ मेंबर हैं जो कि इनिबिट करते हैं बैकबैक्स को ताकि वो साइटोक्रोम सी को रिलीज ना कर सके। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखो ये रहा, ये आपका नॉर्मल सेल है, ठीक है, और ये आपका अपोप्टोटिक सेल्स हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल में जैसे आपका भी कोई सेल है जो मस्त जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन इनएक्टिव रहते हैं। प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन इनएक्टिव रहते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ कुछ एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो कि प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन को इनिबिट करके रखते हैं, ठीक है। ये जो प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन है ये BH ओनली वाली कैटेगरी के हैं, BH ओनली हम लोगों ने पढ़ा था ना 3 कैटेगरी, ठीक है। तो ये BH ओनली वाले कैटेगरी के हैं और ये प्रो अपोप्टोटिक, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, प्रो अपोप्टोटिक वाले कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, चलो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि आप लोग कहीं भूल गए होंगे। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो BH ओनली प्रोटीन होते हैं ये प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को इनडायरेक्टली बाय रेगुलेटिंग द BCL2 एंड बैकबैक्स प्रोटीन। यानी ये BCL2 और बैकबैक्स प्रोटीन, यानी BCL2 क्या है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, और बैकबैक्स क्या है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। यानी BH ओनली के प्रोटीन क्या करते हैं, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, अगर मैं नया स्लाइड ले लूँ, ठीक है, तो अगर जब भी आपका जो BH ओनली वाले प्रोटीन है, ठीक है, BH ओनली वाले प्रोटीन क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं किसको, BCL2 प्रोटीन को, BCL2 प्रोटीन जो कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। BCL2 प्रोटीन इनिबिट करता है किसको, आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बैकबैक्स को, और बैकबैक्स का काम क्या है, अपोप्टोसिस करवाना, ठीक है। तो जब नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, BH ओनली इनिबिट रहता है, इनएक्टिव रहता है, BH ओनली जो है वो इनएक्टिव रहेगा। जब ये इनएक्टिव रहता है तो BCL2 को इनिबिट करने वाला कोई नहीं है, यानी जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2 को कोई इनिबिट नहीं कर सकता। BCL2 को कोई इनिबिट नहीं कर पाता है तो ये इनिबिट करता है किसको, बैकबैक्स को, बैकबैक्स जो कि प्रो अपोप्टोटिक है ना, अपोप्टोसिस करवाते हैं। अब जब ये बेचारे इनिबिट रहते हैं तो क्या होगा, नो अपोप्टोसिस। तो इसीलिए नॉर्मल सेल में क्या नहीं होता है, कोई भी अपोप्टोसिस नहीं होता है, क्योंकि एंटी अपोप्टोटिक BCL2 फैमिली के BCL2 प्रोटीन जो है वो बैकबैक्स को इनिबिट करके रखता है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका सेल में, दूसरा कलर ले लेती हूँ, अगर अपोप्टोसिस करवाना है, ठीक है, सेल को अपोप्टोसिस करवाना है तो अपोप्टोसिस कब होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में, जब DNA डैमेज हो या माइक्रोट्यूब्यूल्स में कुछ गड़बड़ हो, कोई भी तरीके की गड़बड़ अगर सेल के अंदर होती है तो उस टाइम पे अपोप्टोसिस करवाया जाता है। यानी वो गड़बड़ जो कि सही नहीं करा जा सकती, जिसको रिपेयर नहीं कर सकता है सेल, तब जाके सेल जो है वो अपोप्टोसिस में जाता है। जैसे कई तरीके के DNA डैमेज होते हैं जो कि सेल जो है वो ठीक करा लेता है, तो उस टाइम पर कोई अपोप्टोसिस नहीं होता है। लेकिन जिनको सेल रिपेयर नहीं कर सकता है, जब सेल कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं कर पाता है तो वो तुरंत जो है वो अपोप्टोसिस पाथवे यूज़ करता है, ठीक है। तो अब जब अपोप्टोसिस होता है तो अपोप्टोसिस में जैसे DNA डैमेज हो गया, DNA डैमेज हुआ तो DNA डैमेज ने क्या किया, एक्टिवेट कर देता है किसको, BH ओनली को, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाएंगे BH ओनली किसको इनिबिट कर देंगे, BCL2 को इनिबिट कर देंगे, अरे जाओ इनको इनिबिट कर देंगे। जैसे ही BCL2 को इनिबिट करेगा, BCL2 इनिबिट कर देगा, BCL2 अब कोई इनिबिशन नहीं कर पाएगा किसको, बैकबैक्स को, बैकबैक्स को ये अब इनिबिट नहीं कर पाएंगे। बैकबैक्स को इनिबिट नहीं कर पाएगा तो अब सीधे सीधे क्या हो जाएगा,
बैक्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, और एक्टिवेट होकर ये साइटोक्रोम सी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ले आएंगे, जिससे कि फाइनली जो है वो आपका एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में समझ लो कि पूरी कहानी कैसे चल रही है, ठीक है, किस तरीके से जो है रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, देन हम पाथवे पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो वापस से वीडियो को देख लेना। ठीक है, जो मैंने इतनी बात बताई इसको वापस से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ओके, और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं यही समझा रही थी, तो समझ में आया। तो नॉर्मल सेल में क्यों अपोप्टोसिस नहीं हो पाता है। जो अपोप्टोसिस सेल है, तो अपोप्टोसिस सेल में जैसे सेल डेथ का सिग्नल आता है, चाहे वो डीएनए डैमेज हो या कुछ भी हो। ठीक है, एक्टिवेट प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि बीएच ओनली प्रोटीन है। ठीक है, बीएच ओनली प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर देता है। बीएच ओनली प्रोटीन इनिबिट कर देता है किसको, एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन को। ये एंटी अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स को इनिबिट कर देता है, जिससे प्रो अपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होके क्या कर देते हैं, फाइनली अपोप्टोसिस करवा देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आ गई होगी सबको। नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट है अब ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। ठीक है, कैसे सेल डेथ होता है, कैसे सिग्नलिंग आती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, मैं आपको बना के बता देती हूँ पहले। ठीक है, चलो पहले हम इस फिगर से समझते हैं, देन हम लोग जो है वो थ्योरी पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, सो सेल डेथ का सिग्नल आया, प्रो अपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन बैक्स एक्टिवेट हो गए। कैसे एक्टिवेट हो गए आपको समझ में आ गया। बीएच ओनली ने एंटी अपोप्टोटिक BCL2 को इनिबिट किया, उससे इनिबिशन से बैक्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब नॉर्मल सेल में क्या होता है, जरा हम इसको मैं आपको नॉर्मल सेल की स्टोरी बता देती हूँ। नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल की स्टोरी क्या होता है। नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अभी सिंपल सा बना रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं कौन, इस तरीके से, ये बैक्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बैक्स प्रोटीन होते हैं, कोई बैक होगा कोई बैक्स होगा। ठीक है, अब होता क्या है, इनको इनिबिट करके कौन रखता है, इनको इनिबिट करके रखता है, इन सब में इनिबिशन होता है, इन सब के ऊपर कैप लगा के इनिबिट लगा के कौन रहता है, BCL2 फैमिली। BCL2 इन सबको, सारे बैक्स जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया में है, इन सब पे क्या करता है, इनिबिशन लगा के रखता है। ठीक है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जब ये इनिबिट रहते हैं तो सेल डेथ नहीं होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, नो सेल डेथ, जब तक इसने इनिबिशन का साइन लगा रखा है। एक बार आपका BH ओनली एक्टिवेट हो गए, ठीक है, BH ओनली में के प्रोटीन, BH ओनली में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, प्यूमा, नॉक्सा, ठीक है, ये सारे एक्टिवेट हो गए तो ये BCL2 को इनिबिट कर देंगे। ठीक है, तो BCL2 को ये इनिबिट कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट ये वाला कलर ले लेते हैं। तो अब आएंगे BH ओनली प्रोटीन, जब आपका DNA डैमेज हुआ, सेल में कोई दिक्कत हो गई, तो ये आए, इन्होंने BCL2 को इनिबिट कर दिया। BCL2 को इनिबिट कर दिया, तो अब जो आपके ये बैक्स हैं, ठीक है, ये फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री होते हैं तो ये इस तरीके से चैनल बनाना शुरू कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इस तरीके के चैनल्स बनाना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से चैनल बनाना स्टार्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे ही इनसे इनिबिशन हटता है। ठीक है, तो इस तरीके के चैनल बनाने से क्या होता है, जो अंदर में प्रेजेंट साइटोक्रोम C है, यहाँ पर आपका साइटोक्रोम C प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोक्रोम C। ठीक है, जो साइटोक्रोम C है वो इन चैनल्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, साइटोसोल में जो है वो साइटोक्रोम C आ जाता है। ये क्या है आपका साइटोसोल में साइटोक्रोम C आ जाएगा। अब साइटोक्रोम C का साइटोसोल में आने से क्या होता है,
ये ज़्यादा बेटर फिगर है, इससे समझाती हूँ। जैसे ये साइटोसोल में आता है, ये देखो बैक्स ने किस तरीके से चैनल बनाए, ठीक है। बैक्स मिल करके चैनल बनाते हैं और साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी है आपका, इसको जो है वो साइटोसोल में ले आते हैं। जैसे ही साइटोसोल में साइटोक्रोम सी आता है, यहाँ साइटोसोल में एक APF यानी एडेप्टर प्रोटीन, या इसको हम एपोटोजोम भी बोलते हैं। तो ये एडेप्टर प्रोटीन होता है, ये जनरली इनएक्टिव होता है, लेकिन जब साइटोक्रोम सी आता है तो ये इस पर बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये जैसे ही बाइंड होता है तो यहाँ पर होता है कैस्पेज 9। कैस्पेज 9 जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। कैस्पेज 9 देन क्या करता है, कैस्पेज 9 क्या है आपका, इनिशिएटर कैस्पेज है, यानी सेल्फ एक्टिवेटिंग कैस्पेज है, खुद से एक्टिवेट होता है, कोई कैस्पेज इसको ज़रूरी नहीं है। कैस्पेज 9 सेल्फ एक्टिवेटिंग है, ये क्या किसको एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 3 को। तो ये प्रो कैस्पेज जो कि क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको क्या कर देता है, कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देता है बाय क्लीविंग द प्रो कैस्पेज। तो कैस्पेज 9 आपका प्रो कैस्पेज 3 को क्लीव करता है और उसको एक्टिव कर देता है, और कैस्पेज 3 जब एक्टिवेट होता है तो आपका सेल अपोप्टोसिस में चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और बार समझा देती हूँ कि जैसे ही सेल डेथ का सिग्नल आया, सेल डेथ का सिग्नल आया तो BH ओनली के प्रोटीन एक्टिवेट हो गए। BH ओनली के प्रोटीन एक्टिवेट हुए तो उन्होंने क्या किया, BCL2 के फैमिली यानी जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है उनको इनिबिट कर दिया। BCL2 के फैमिली के प्रोटीन किसको इनिबिट करके रखे थे, बैक्स को एक साथ मिलने नहीं दे रहे थे ये नॉर्मल सेल में। लेकिन जैसे BH ओनली ने BCL2 को इनिबिट किया, बैक्स ने क्या बना दिया, चैनल बना दिया, कुछ इस तरीके का चैनल बना दिया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके का चैनल बनाने से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी साइटोक्रोम सी था वो साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में जैसे ही साइटोक्रोम सी पहुंचता है, यहाँ पर एपिटोजोम होता है जिसमें APF और प्रो कैस्पेज 9 होता है, उस पर साइटोक्रोम सी बाइंड हो जाता है जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 9 क्योंकि सेल्फ एक्टिवेटिंग है और ये प्रो जो इफेक्टर कैस्पेजेस है उनको एक्टिवेट करवाता है, जैसे कि कैस्पेज 3। तो ये प्रो कैस्पेज 3 को क्या करेगा, क्लीव करके उसको एक्टिव कैस्पेज बना देगा, यानी एक्टिव कैस्पेज 3, और फाइनली जो है आपका अपोप्टोसिस हो जाएगा, यानी सेल की डेथ जो है वो हो जाएगी। तो ये था इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे जो है वो चल रहा है, कैसे नॉर्मल सेल की डेथ नहीं होती है, और कैसे जिस टाइम पे सेल डेथ ज़रूरी होती है उस टाइम पे सेल डेथ का पाथवे रेगुलेट होता है। ठीक है, चलो ओके। एक और चीज़ है, ये आपका जो है लोडिश में है, काफ़ी डिटेल में है फिगर, तो मैं इन तीनों को आपको समझा देती हूँ। ये लोडिश से है, ठीक है, किसी को अगर देखना हो तो वहाँ से देख लेना, और बाकी मैं आपको समझा देती हूँ इसमें इसकी क्या कहानी है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको 3 तरीके से जो है इंट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। ठीक है, जो सबसे पहला है दैट इज़ ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर। ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर पे अगर ट्रॉफिक फैक्टर बाइंड होंगे, अगर सेल के पास जो ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर है उस पर ट्रॉफिक फैक्टर बाइंड होंगे तो PI3 काइनेज इसमें एक्टिवेट हो जाता है, जो एक्टिवेट करता है PKB यानी प्रोटीन काइनेज B को एक्टिवेट करता है। सो PKB की मदद से जो है बैड एक्टिवेट हो जाता है। बैड क्या है आपका, बैड आपका BH ओनली के अंदर आता है, यानी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, BH ओनली के अंदर हम लोगों ने इसे पढ़ा है, BH ओनली के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, प्रो अपोप्टोटिक है जो कि अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अब जैसे ही PKB एक्टिवेट होता है तो जनरली 1433 प्रोटीन ने इसको इनएक्टिव करके रखा रहता है बैड ने, लेकिन जब PKB एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और बैड इनहिबिट करने लग जाता है किसको, BCL2 BCLXL फैमिली को, यानी जो BCL2 ने जो इनहिबिट किया है बैक्स को, इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने लग जाता है। तो बैड कहाँ से एक्टिवेट हुआ, आपका ट्रॉफिक फैक्टर से। अगर कभी आपको CSIR में डिटेल में अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वैसे तो इतने डिटेल में अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर CSIR में अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि ट्रॉफिक फैक्टर में कौन सा BH ओनली प्रोटीन रेगुलेट करता है BCL2 प्रोटीन को, तो वो कौन है, बैड। ठीक है, दूसरा जो है आपका सेकंड वन इज दैट इज DNA डैमेज। जब DNA डैमेज होता है तो उस टाइम पे प्यूमा एक्टिवेट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो है वो प्यूमा एक्टिवेट होता है। प्यूमा भी इस BCL2 और BCLXL कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, राइट। ये सारे BH ओनली फैमिली के प्रोटीन है, प्यूमा, बैड, बिम। ठीक है,
बिम, थर्ड वाला बिम देखेंगे तो बिम जो है डिसरप्टिंग ऑफ इंटीग्रीन सिग्नलिंग, जब सेल इंटीग्रीन का सिग्नलिंग डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन सिस्टम, रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, तो जब ये सारी प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे जो है आपका बिम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। बिम एक्टिवेट होता है तो बिम भी इस BCl2 कॉम्प्लेक्स, BCl-XL कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करता है। नेक्स्ट आता है आपका बैड, ओके, ठीक है, तो सारे तीनों हो गए, बैड, बिम और प्यूमा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूमा DNA डैमेज से एक्टिवेट होता है। डिसरप्शन ऑफ इंटीग्रीन्स की सिग्नलिंग में अगर डिसरप्शन हो जाए तो बिम एक्टिवेट हो जाता है। और बैड कब एक्टिवेट होता है, जब ट्रॉफिक फैक्टर बाइंड करते हैं ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर से, ठीक है। तो ये सारे इंट्रिंसिक पाथवे हैं, ठीक है, सेल के अंदर से जो एक्टिवेट होते हैं पाथवे वो हैं जो कि BCl2 कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करते हैं। जैसे ही BCl2 कॉम्प्लेक्स को BCl2 को इनिबिट करते हैं तो बैक बैक्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। बैक बैक्स एक्टिवेट होते हैं तो इस तरीके का चैनल बना लेते हैं और ये चैनल फाइनली जो साइटोक्रोम C है उस साइटोक्रोम C को फाइनली साइटोसोल में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C बाइंड करता है APF1 और APF1 का कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैस्पेस 9 के साथ में। APF1 के साथ जैसे ही साइटोक्रोम C बाइंड होता है प्रोकैस्पेस 9 एक्टिवेट हो जाता है कैस्पेस 9 में। कैस्पेस 9 देन एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेस 3 को, ठीक है, प्रोकैस्पेस 3 यानी जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में कैस्पेस 3 एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता है कैस्पेजेस क्या है, प्रोटीएजेज हैं जो कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। तो ये सब बहुत सारे सब्सटेंस को क्लीव करता है और सेल की फाइनली डेथ करवा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो चलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और आपको जो है वो शॉर्ट में आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही DNA डैमेज होता है, DNA डैमेज या कोई भी अदर प्रॉब्लम, जो भी कोई अदर प्रॉब्लम होगी सेल के अंदर, ठीक है, वो एक्टिवेट कराता है किसको, BH ओनली को, ठीक है। BH ओनली एक्टिवेट होते हैं तो BH ओनली किसको इनिबिट करते हैं, यहाँ पे इनिबिशन का साइन लगाएंगे, दिस इज इनिबिशन साइन। BH ओनली इनिबिट करते हैं BCl2 प्रोटीन को, ठीक है, जो कि क्या है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। BCl2 को इनिबिट करते हैं तो बेचारे BCl2 ने किनको इनिबिट करके रखा था, बैक बैक्स को। अब जब BCl2 इनिबिट हो रहा है तो बैक बैक्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, बैक बैक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही बैक बैक्स एक्टिवेट होंगे ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, ये क्या बना देंगे, चैनल का फॉर्मेशन कर देंगे, चैनल फॉर्मेशन ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जैसे ही चैनल का फॉर्मेशन होगा देन क्या होगा आपका, साइटोक्रोम C जो है वो रिलीज इन साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा, जहाँ पे ये बाइंड करेगा, साइटोक्रोम C जो है किस पे बाइंड करेगा, APF1 कॉम्प्लेक्स, APF1 प्रोकैस्पेस 9 पे बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही इस पे बाइंड करेगा कौन, साइटोक्रोम C बाइंड APF1 प्रोकैस्पेस 9, तो जैसे ही इस पे बाइंड करेगा ये क्या कर देगा, प्रोकैस्पेस 9 को एक्टिवेट कर देगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कैस्पेस 9 में, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। जैसे कैस्पेस 9 एक्टिवेट होता है, कैस्पेस 9 क्योंकि सेल्फ एक्टिवेटर है यानी इसको किसी और कैस्पेसेस की ज़रूरत नहीं है एक्टिवेट करने की, ये इफेक्टर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा जो कि क्या है, प्रोकैस्पेस 3 को ये कन्वर्ट कर देगा कैस्पेस 3 में, ठीक है, इसको क्लीव करके। जैसे ही कैस्पेस 3 एक्टिवेट होता है तो फाइनली आपका जो है वो सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। तो जितना इजी लैंग्वेज हो सकता था मैंने उतनी इजी लैंग्वेज में बताया आपको, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं भी आया है तो भी आप जो है वो नेक्स्ट मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है।
ठीक है। तो नहीं तो मैं फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसके स्टार्टिंग में मैं एक बार फिर से आपको एज अ समरी जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये था आपका इंट्रिंसिक पाथवे, एपोप्टोसिस पाथवे, ओके। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ये रहा आपका इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी को कोई डाउट होगा तो जैसे कि मैंने बोला है कि आप बता देना, और ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।